हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट लेक्चर में हमने सॉलिड सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ लिया है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी of a gas in liquid solvent। इसके बारे में पहले बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ओके। क्योंकि इसी टॉपिक के बेस पर हम अभी थोड़ी देर बाद हेनरीज लॉ पढ़ने वाले हैं, ओके। तो हमें मालूम है, जब कोई भी गैस अगर लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। जैसे कि हम जानते हैं सोडा वाटर में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में डिज़ोल्व होकर होमोजीनियस मिक्सचर बनाता है। ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है वो भी ओशन मीन्स के सी वाटर में डिज़ोल्व होता है, जिससे एक्वेटिक लाइफ है वो बेहतर तरीके से सर्वाइवल कर सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी गैस, मेरे कहने का मतलब है कि गैस अगर लिक्विड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होकर जो लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा वो होमोजीनियस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देंगे डेफिनेशन क्या है सॉल्युबिलिटी की। Okay, the solubility of a gas in liquid solvent can be defined as the volume of the gas in centimeter cube, or we can say in milliliter. Okay, फिर से the solubility of a gas in liquid solvent can be defined as the volume of a gas in centimeter cube which will dissolve in 1 centimeter cube of a liquid to form a saturated solution at a particular temperature and pressure। तो हम अब गैस की बात कर रहे हैं तो हमें प्रेशर को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे थे, सॉलिड लिक्विड सॉल्वेंट, तो हम वहाँ पे प्रेशर की बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि प्रेशर ज़्यादातर सॉलिड और लिक्विड स्टेट पे कुछ इफ़ेक्ट नहीं करता, लेकिन जो गैस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन हम प्रेशर ही लेते हैं। ओके, तो गैस होता है उसके लिए प्रेशर एक इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, तो डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, व्हाट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख देंगे। ओके, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस in liquid solvent can be defined as the volume of a gas in centimeter cube, okay, which will dissolve in 1 centimeter cube of liquid solvent, 1 centimeter cube of liquid solvent to form saturated solution at a given temperature and pressure। ओके, तो डेफिनेशन हमने बता दी। ठीक है, तो हमें जो भी टेम्परेचर और प्रेशर दिया गया है वही कंडीशन में अगर हम यूनिट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट ले लें और उसमें मैक्सिमम गैस का कितना वॉल्यूम हम डिज़ोल्व कर पा रहे हैं उसे ही हम वो गैस की सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ओके। तो नाउ द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट, ओके, ये सॉल्युबिलिटी पर कई सारे जो फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो कौन से वो फैक्टर होते हैं वो हम स्टेप बाय स्टेप ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम पहला वाला फैक्टर ही बता देंगे, नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट। ठीक है, तो नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉल्वेंट, तो लाइक डिजोल्व लाइक जैसा ही है। ओके, कॉमन हमने जो आगे भी सॉलिड सॉल्यूट का जब लिक्विड सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूशन बनाया था तब भी हमने पहला फैक्टर यही लिया था।
ओके, तो तब भी हमने ए फैक्टर में क्या बोला था कि इसमें सिर्फ इतना सा याद रखना है, जो हमारा सॉल्युबिलिटी का रूल्स है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। तो सीधी सी बात है, सारे के सारे गैस कोई एक ही लिक्विड सॉल्वेंट में ओके डिफरेंट तरीके से और डिफरेंट क्वांटिटी में डिजॉल्व होंगे। ओके, सभी गैसों की सॉल्युबिलिटी एक ही लिक्विड सॉल्वेंट में सेम नहीं रहती है, ठीक है, क्योंकि सभी गैसेस की जो पोलैरिटी रहती है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट रहता है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर मैं ले लेता हूँ परमानेंट गैसेस, ओके, मान लीजिए अगर मेरे पास कोई परमानेंट गैसेस है, लाइक हम बोल दे मेरे पास H2 है, O2 है, N2 है, ओके, अगर ऐसे गैसेस है तो हमें मालूम है दिस गैसेस आर नॉन पोलर, एंड बिकॉज ऑफ दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच गैसेस ओके इज़ वेरी लो इन वाटर, ठीक है। तो वाटर में इन गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसी रहेगी, बहुत कम रहेगी। लेकिन अगर यही गैसेस को मैं वाटर सॉल्वेंट की जगह, मान लीजिए मैंने सपोज इथेनॉल ले लिया, ओके, तो इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, हाई रहेगी, ओके। तो वो ऐसा भी नहीं है कि तीनों की सेम रहेगी, अगर इथेनॉल में डिजोल्व रहते हैं तो तीनों की सेम रहेगी, ऐसा नहीं, तीनों की सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी, डिफरेंट। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूँ, लाइक रूल्स के मुताबिक ये जो तीनों गैस है वो नॉन पोलर है, तो वो पोलर सॉल्वेंट वाटर में ज़्यादा डिजोल्व नहीं रहेंगे, वो नॉन पोलर जो सॉल्वेंट होते हैं ज़्यादातर उसमें डिजोल्व रहते हैं, ठीक है। ओके, नो डाउट हम बोल सकते हैं C2H5OH एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरह हम यूज़ करते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसके लिए नॉन पोलर सॉल्वेंट वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई ऐसे गैसेस होते हैं, गैसेस लाइक मैं बोल दूँ, ओके, जैसे कि एमोनिया है मेरे पास, HCl है मेरे पास, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है मेरे पास। अगर ए वाले गैस की मैं बात करूँ तो हमें मालूम है ए भी पोलर है, तीनों पोलर नेचर के हैं। अगर पोलर गैसेस हमारे पास है तो ऑब्वियसली है उसकी सॉल्युबिलिटी नाउ वाटर में क्या रहेगी, हाई रहेगी। लेकिन इन तीनों गैसों को मैं अगर इथेनॉल सॉल्वेंट लेके डिज़ोल्व करना चाहूँगा तो सॉल्युबिलिटी वाटर से क्या रहेगी, कम रहेगी, तो यहाँ पे लो हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों पोलर गैसेस है तो ऑब्वियसली है ओके, पानी में सॉल्युबिलिटी इन तीनों की ज़्यादा रहेगी, जबकि इथेनॉल में सॉल्युबिलिटी इन तीनों गैसों की पानी में जो सॉल्युबिलिटी होती है उससे कम रहेगी। तो पहला वाला हम रूल्स बता दिया कि भाई लाइक डिजोल्व्स लाइक होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट सेकंड फैक्टर जो हम बात करेंगे वो है टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये तो कॉमन सेंस हो तो भी पता चल जाएगा। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर सिंपल सी बात है, अगर मैं ये बोल दूँ कि जब हम पानी को उबालते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से पानी की वेपर बाहर आ जाती है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब लो टेम्परेचर और ठंडा पानी होता है तो उसमें पानी की वेपर डिज़ोल्व होती है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और जब पानी को हम गर्म करते हैं तो जो डिज़ोल्व वेपर है वो गैसियस फॉर्म में बाहर आ जाती है। तो हम बोल सकते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्वेंट क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो कॉमन सा हम कंसेप्ट बता देते हैं कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ओके, हम साइंटिफिक रीज़न भी दे सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई गैस लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो वो जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ओके। तो हम बोल सकते हैं, मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई गैसियस सॉल्यूट है, ओके, ये मेरे पास गैसियस सॉल्यूट है और यहाँ पे मैंने ले लिया लिक्विड सॉल्वेंट, तो हमारे पास है लिक्विड सॉल्वेंट है। जब गैसियस सॉल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर लिक्विड सॉल्यूशन बनाएगा, तो मैंने बोल दिया कौन सी वाली रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दैट मीन्स द इवोल्व्ड हीट एक्ट्स एज ए प्रोडक्ट,
ओके, तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन gaseous solute is dissolved in liquid solvent in order to form liquid solution, the wall reaction is of an exothermic type reaction, and because of that heat behaves as product. ओके, तो अकॉर्डिंग टू ल चैटेलियर प्रिंसिपल हम बोल सकते हैं कि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जब भी हम इस रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज करना चाहेंगे तो हीट इंक्रीज होगी, और हीट इंक्रीज होगी तो ल चैटेलियर के मुताबिक ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी. अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी तो हम देख सकते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अलग हो जाते हैं. तो वी कैन से दैट विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज. ओके, नो डाउट ये हमारा एक कॉमन रूल्स तो है ही गैसेस सॉल्यूट के लिए, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट अगर मेरे पास हाइड्रोजन रहता, इनर्ट गैस रहता, तो थोड़ा सा एक्सेप्शन है. इन केस ऑफ हाइड्रोजन और एन इनर्ट गैस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर देयर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बट इन एन नॉन एक्वेस सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हम नोट कर लेते हैं. क्या है एक्सेप्शन? ओके, अगर हमारे पास हाइड्रोजन रहता, हमारे पास इनर्ट गैस रहता, ठीक है, तो इन गैसेस के केस में विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी, ओके, सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. बट कौन से वाले सॉल्वेंट में? हमने बता दिया नॉन एक्वियस सॉल्वेंट. ओके, तो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट हमने बता दिया. तो नॉन एक्वियस सॉल्वेंट में क्या रहेगी? सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस है. बाकी हम कोई भी गैस ले लें, ओके, तो विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्यूशन में से गैस वेपर और गैस फॉर्म में बाहर आ जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी? कम हो जाएगी. ओके, और एक लास्ट फैक्टर है, ओके, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, और वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर. तो हम लास्ट वाला फैक्टर कह देते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर. ठीक है, तो मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया, हम गैसेस के जो भी गैस है उसके प्रेशर को ही हम उसकी कंसंट्रेशन बोलते हैं. ओके, तो सीधी सी बात है, अगर जितना ज़्यादा प्रेशर रहेगा उतना गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी. कि मान लीजिए मेरे पास एक, हम एग्जांपल के थ्रू पहले समझाने की कोशिश करते हैं. ये वाला जो वेसल है, ओके, यहाँ पे मान लीजिए मैंने कुछ सॉल्वेंट ले लिया है, ओके, और यहाँ पे मैंने कुछ गैसेस, कोई भी गैस ले लिया है, ठीक है, ओके, और यहाँ पे मान लीजिए नॉर्मल सा प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है, ऐसा हम मान के चलते हैं. अब जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके, हम प्रेशर बढ़ाना चाहेंगे, अगर मेरे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और मैं मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा प्रेशर P अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा? ये जो गैसेस पार्टिकल है, ओके, जो अभी गैस फॉर्म में है, ओके, और हम बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा. तो जब हम प्रेशर हाई करेंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, तो ये जो इक्विलिब्रियम है वो सॉल्यूशन की ओर मुड़ जाएगा. तो इसमें से थोड़ा सा गैसेस पार्टिकल क्या आ जाएंगे? सॉल्वेंट में आ जाएंगे, मीन्स के सॉल्यूशन बना देंगे. तो ये हमारा सॉल्यूशन है. ठीक है, तो पहले जो भी प्रेशर है उस हिसाब से गैसेस पार्टिकल सॉल्वेंट में डिजल हुए होंगे, सॉल्यूशन बना होगा, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ होगा. लेकिन जब हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो हम ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए, देखिए अब मैंने ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा बड़ा बता दिया, ओके, तो मैं बड़ा इसीलिए बताया, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल थे वो सॉल्वेंट में ज़्यादा आ गए. ओके, तो ये प्रूफ करता है, एग्जाम्पल प्रूफ करता है कि ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज. ओके, देखिए मैंने यहाँ पे जो गैसेस पार्टिकल थे वो ज़्यादा बताए थे, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 ही पार्टिकल बताए. ओके, तो विथ इंक्रीजिंग प्रेशर गैसेस पार्टिकल्स गोज इनटू सॉल्वेंट एंड मोर सॉल्यूशन विल फॉर्म. ठीक है, तो कंसेप्ट लिख देते हैं हम यहाँ पे. ओके, इफेक्ट ऑफ प्रेशर में क्या लिखेंगे हम? कि विथ इंक्रीज इन प्रेशर, with increase in pressure solubility of gaseous solute increases. Okay,
तो विथ इंक्रीज इन प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस से सॉल्यूट इंक्रीजेस, ठीक है, लिक्विड सॉल्वेंट में उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट पर से जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, इसी कंसेप्ट पर से हेनरीज लॉ है, ठीक है। तो अब हम हेनरीज लॉ पढ़ने जाएंगे, लेकिन वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेनरीज लॉ, वो हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए हेनरीज लॉ, हेनरी स्टेटमेंट्स, उसका डेरिवेशन क्या है, उसकी एप्लीकेशन, उसके लिमिटेशंस, और हेनरीज लॉ के बेस पे जो एमसीक्यू है, न्यूमेरिकल है, वो हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो तब तक के लिए आप अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए। ओके, थैंक यू।